स्वागत है आप सभी का शशि सर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखेंगे भारत के दूसरे राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय। रामधारी सिंह दिनकर वास्तव में ये दिनकर थे हिंदी साहित्य के। वास्तव में अगर हिंदी साहित्य का सूर्य इन्हें कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है। भारतीय हिंदी साहित्य के इस द्वितीय राष्ट्र कवि का जन्म बिहार के बेगूसराय जिले के सिमरिया नामक गांव में एक किसान परिवार में 23 सितंबर सन 1908 ईस्वी को हुआ। पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी। पिता का नाम रवि सिंह और माता का नाम था मनरूप देवी। पिता चूंकि एक किसान थे, इस चलते इनके घर में बहुत ज़्यादा सुख सुविधाएं नहीं थी और इनकी जो प्राथमिक शिक्षा हुई, प्राथमिक शिक्षा इनके गांव के ही आसपास के स्कूल से हुई। सन 1928 ईस्वी में सन 1928 ईस्वी में पटना के मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। उसके बाद सन 1932 ईस्वी में पटना कॉलेज से इन्होंने इतिहास में बीए ऑनर्स किया। इसके बाद अगर वृत्ति की बात की जाए तो इन्होंने बिहार सरकार के सूचना विभाग में सब रजिस्ट्रार का भी काम किया। साथ ही साथ कई विश्वविद्यालयों के कुलपति के तौर पर भी इन्होंने अपनी सेवा दी। लेकिन रामधारी सिंह दिनकर और अन्य कवियों में सबसे बड़ा अंतर ये देखा जाता है कि रामधारी सिंह दिनकर देश सेवा के प्रति, देश के प्रति जितना ज़्यादा समर्पित थे, इन्होंने देश सेवा के साथ साथ परिवार को भी उतना ही ज़्यादा महत्व दिया। यही कारण है कि अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों के खिलाफ कविता लिखने के बावजूद, उनके खिलाफ आवाज़ बुलंद करने के बावजूद कभी भी इन्होंने नौकरी से त्याग पत्र देने के विषय में नहीं सोचा। अगर इनकी कविता और लेखनी की हम बात करें तो भले ही मैट्रिक की परीक्षा 1928 में इन्होंने पास की थी, लेकिन छात्र सहोदर नामक पत्रिका में सन 1925 ईस्वी में इनकी पहली कविता प्रकाशित हो चुकी थी। यानी मैट्रिक की परीक्षा देने से पहले ही ये कविता रचना करना शुरू कर दिए थे। और कविता रचना की क्या स्थिति है कि लगातार अंग्रेजी सत्ता और अंग्रेजी शासन के दौरान लगातार ये उनके खिलाफ कविताएं भी लिखते रहे और लगातार नौकरी भी करते रहे। इन परिस्थितियों में इनको कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जैसे एक बार अंग्रेज सरकार को क्या है, इस बात की भनक लग गई कि निश्चित तौर पर ये जो दिनकर के नाम से कवि लिख रहा है, हो न हो हमारे यहाँ काम करने वाला ये रामधारी है। लेकिन इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला और यही कारण है कि अंग्रेज सरकार ने क्या किया कि सबूत नहीं मिलने के चलते इनको नौकरी से तो हटाया नहीं, किसी प्रकार की कोई सजा नहीं दी, लेकिन परेशान करना शुरू कर दिया। सन 1938 से लेकर 1943 के बीच मात्र 5 सालों के अंदर इन्हें बहुत ज्यादा तबादलों का सामना करना पड़ा। साल भर में 3-4 बार इनके तबादले हो जाया करते थे, लेकिन इन सब से भी कभी हार नहीं माने कौन? रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जब तबादला होता था तो बड़ी खुशी खुशी ये अपना जगह बदल लेते थे। और सबसे बड़ी बात, जब भी किसी का ट्रांसफर होता है, जब भी किसी का तबादला होता है तो अगले जगह पर शिफ्ट होने के लिए 12 से 15 दिनों का समय मिलता है। उस समय ज़्यादा मिलता था। तो होता क्या था कि इन दिनों में रामधारी सिंह दिनकर थोड़ा अपना कुशाग्र बुद्धि उसमें लगाते थे कि 5 से 6 दिनों में, मुश्किल से 7 दिनों में अगली जगह पर शिफ्ट हो जाते थे, अगले जगह पर चले जाते थे। और बाकी जो समय बचता था, इस समय को, बाकी बचे हुए समय को रामधारी सिंह दिनकर क्या करते थे कि बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े कवि, बड़े बड़े क्रांतिकारी इत्यादि की सभाओं में शामिल होते थे। रात में जो क्रांतिकारियों की बैठक होती थी, उन बैठकों में समय देते थे और ये जो समय बचता था उसको साहित्य सृजन करने में लगा देते थे। यानी रामधारी सिंह दिनकर क्या करते थे, मिली हुई इस तरह की परेशानी को भी वो काम में ले आते थे। इस बचे हुए समय को सदुपयोग करके वो खत्म करते थे।
अगर इनकी रचनाओं की बात की जाए तो इन्होंने बराबर रूप से कविताएं भी लिखी, बराबर रूप से गद्य भी लिखा। अगर इनकी कविताओं की हम बात करें, इनके प्रमुख कविताओं की हम बात करें तो इसकी सूची बहुत लंबी है। जैसे इस सूची में शामिल हैं प्रणभंग, जो कि उन्होंने 1929 ईस्वी में लिखी थी, रेणुका 1935 ईस्वी में, हुंकार 1938 ईस्वी में, रसवंती 1940 ईस्वी में, कुरुक्षेत्र 1946 ईस्वी में, रश्मिरथी 1952 ईस्वी में, नील कुसुम 1954 ईस्वी में, उर्वशी 1961 ईस्वी में, परशुराम की प्रतीक्षा 1963 ईस्वी में, कोमलता और कवित्व 1964 ईस्वी में, और फिर बारी आती है हारे को हरि नाम 1970 ईस्वी में। और यदि इनके द्वारा लिखे गए प्रमुख गद्य कृतियों की हम बात करें तो मिट्टी की ओर 1946 ईस्वी, अर्धनारीश्वर 1952 ईस्वी, संस्कृति के 4 अध्याय 1956 ईस्वी, काव्य की भूमिका 1958 ईस्वी, वट पीपल 1961 ईस्वी, शुद्ध कविता की खोज 1966 ईस्वी, दिनकर की डायरी 1973 ईस्वी इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और भारत सरकार के द्वारा ये इतने सम्मानित व्यक्ति थी कि भारत सरकार ने इन्हें काव्य रचना और साथ ही साथ गद्य रचना के लिए पुरस्कृत भी किया। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार और उर्वशी के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी साहित्य में ऐसे कवि थे जिनकी एक कविता जनतंत्र का जन्म इतनी ज्यादा प्रसिद्ध है, इतनी ज्यादा क्रांतिकारी है कि इस कविता का इस्तेमाल कई दौर में किया गया। जैसे अंग्रेजों के समय में अंग्रेजों का विरोध करने के लिए, आवाज बुलंद करने के लिए ये कविता भारतीयों की आवाज बनी। जब नेहरू का शासन काल आया तो उनके विरोध में जो आवाजें उठी उसमें भी रामधारी सिंह दिनकर की ये कविता जनतंत्र का जन्म काम आई। साथ ही साथ जब इंदिरा गांधी के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का जब आंदोलन छेड़ा गया तो जयप्रकाश नारायण का जो संपूर्ण क्रांति का भाषण हुआ पटना के गांधी मैदान में, उस आंदोलन और उस भाषण की शुरुआत रामधारी सिंह दिनकर के कविता से ही हुई थी। यानी इनकी कविताएं आजादी से पहले और आजादी के बाद दोनों ही समय में उतनी ही मार्मिक, उतनी ही ज्यादा प्रभावशाली रही। अंग्रेजी शासन सत्ता के खिलाफ, भारतीय शासकों के खिलाफ, दोनों के खिलाफ इन कविताओं का बराबर रूप से इस्तेमाल किया गया। और यही कारण है कि आजाद भारत में द्वितीय राष्ट्र कवि का दर्जा इनको प्राप्त है। इनसे पहले भारत में पहले राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त है मैथिली शरण गुप्त को, और भारत के द्वितीय राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ किसको? रामधारी सिंह दिनकर को। लेकिन जिस तरह से इस संसार में मृत्यु सबसे बड़ा परम सत्य है, मृत्यु ने इनको भी नहीं बख्शा। और 24 अप्रैल सन 1974 ईस्वी को मुंबई का एक अस्पताल है विलिंगडन अस्पताल, मुंबई के विलिंगडन अस्पताल में इनका देहांत हो गया। और उससे पहले इनको मुंबई में ही एक मित्र थे इनके, रामनाथ जी गोयनका के घर पर इनको हृदयाघात हुआ था, हार्ट अटैक हुआ था, और उसी के कारण विलिंगडन अस्पताल में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। और हिंदी साहित्य का यह सूरज मरकर भी अमर हो गया। इनकी कृतियां आज भी उसी तरह भारतीय जनमानस पटल पर छाई हुई हैं जैसी उस समय छाई हुई थी। आज भी हिंदी साहित्य में इनका नाम बड़े गर्व से लिया जाता है, और आगे आने वाली जो भी पीढ़ियां होंगी इनके कविताओं को निश्चित तौर पर पढ़ेंगी। अब वो चाहे कृष्ण की चेतावनी हो, या फिर जनतंत्र का जन्म हो, या फिर उर्वशी की बात करें,
रेणुका की बात करें, इनका कोई भी कृति ऐसा नहीं है जो भुलाया जा सके। और भारतीय जनमानस कभी भी हिंदी साहित्य तो बिल्कुल भी इन्हें नहीं भुला सकता, और आगे चलकर भी इन्हें उसी सम्मान के साथ इन्हें याद किया जाएगा जैसा आज याद किया जाता है। तो कवि रामधारी सिंह दिनकर का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सबको जय हिंद।